हमारे साथ आज के खास मेहमान डॉक्टर मधु रुनियाल, जो कि एम्स ऋषिकेश के ट्रॉमा सेंटर के संस्थापक मेंबर हैं और भारत में प्रथम स्पेशलाइज्ड हेली सर्विस को शुरू करने वाले व्यक्ति हैं। देखिए, इस विचार का जनक तो 2013 की केदारनाथ आपदा रही। ट्रॉमा वास्तव में हमारे एक स्टेट की प्रॉब्लम है। भले ही हमारे क्षेत्र की पॉपुलेशन कम है, लेकिन हमारे यूथ का ब्लड पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा सड़कों पे बह रहा है। मतलब एक युवा जो कि आगे चल के इस देश के लिए अलग अलग संस्थानों के लिए एसेट बन सकता है, वो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा अपनी जान गंवा दे रहा है एक रोड एक्सीडेंट में या फिर किसी भी डिजास्टर में। देखिए, एम्स ऋषिकेश का एक लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर बनाया। अभी तक हमारे ट्रॉमा सेंटर बनने तक एक भी कोई मरीज ऐसा नहीं है जो सुविधाओं के अभाव में या स्पेशलाइजेशन के अभाव में हमने कहीं रेफर किया हो। जीवन में 3 लोगों से कभी पाला ना पड़े तो ज्यादा अच्छा है, एक पुलिस, वकील, एक डॉक्टर। कन्फ्यूशियस, जो कि चाइना के बड़े दार्शनिक रहे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा था। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर्स को बीमार मरीज को ठीक करने के पैसे नहीं देने चाहिए, बल्कि डॉक्टर्स को मरीजों को स्वस्थ रखने के पैसे देने चाहिए। भारत में पहली स्पेशलाइज्ड हेली एम्बुलेंस है ये। टिहरी में बच्चों की स्कूल बस गिरी थी, कई बच्चों की वहीं दर्दनाक मौत हुई, उनमें से 4 एम्स ऋषिकेश आए। अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो रहा है या किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को ब्रेन में चोट लगी है, कुछ हुआ है, तो कितना टाइम पीरियड होता है किसी उसके आसपास जो लोग हैं उनके पास कि इसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए? या केदारनाथ में किसी को हेड इंजरी हो गई और उसको न्यूरो सर्जरी की जरूरत है, तो आप जानते ही हैं कि ऋषिकेश या देहरादून से पहले कोई एक ऐसा अच्छा सेंटर नहीं है जहां पे किया जा सके। एक फिल्म आई थी, बॉलीवुड की बड़ी जानी मानी मूवी थी, मुन्ना भाई MBBS, आपने देखी होगी। पूरी इसी पे आधारित है कि किस तरीके से हॉस्पिटल काम कर रहा है। उत्तरकाशी में एक माँ और बच्चा प्रसव के दौरान बहुत बुरी स्थिति में थे। अगर हमारी सर्विसेज वहां ना पहुंचती तो 100% उनकी मृत्यु थी। चाइना बॉर्डर से दिल्ली तक ये एकमात्र लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर है हमारा। उसका हाथ हमारे पास अलग पन्नी में आया, वो अलग पन्नी में आया। तो अगर भावनात्मक लगाव ना हो तो जो आप मरीज को ऑपरेट करके आए हैं, शाम को आप उसकी परवाह नहीं करेंगे। अभी एम्स ऋषिकेश का ट्रॉमा सेंटर 100 पेशेंट्स को, 100 डिजास्टर विक्टिम्स को एक साथ लेने में सक्षम है। एनिमल अटैक विक्टिम्स के बारे में क्यों स्टडी और क्या ये इससे रिलेटेड है? हम पिछले 4 वर्षों से 5000 बच्चों को हर साल ट्रेन कर रहे हैं। तो थाईलैंड में हमने जाके कोनकान में जाके उनका मेडिकल सिस्टम देखा कि वो सिस्टम कैसे चल रहा है, और एक देश जिसकी की इकोनॉमी बहुत पीछे है, वो अच्छी इकोनॉमी वाले देशों से भी बढ़िया कैसे कर रहा है। बेंगलोर से मुंबई या फिर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हार्ट को फटाफट पहुंचाया गया, आधे घंटे के अंदर एक ग्रीन कॉरिडोर दिया गया और मरीज में हर एक को अटेंशन मिल सके। हमने इजराइल से सीखा है। जापान की बात करें तो जापान का डॉक्टर हेली सिस्टम बहुत एक्यूरेट है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का द अननेम्ड में। भारत, जो कि 150 करोड़ की आबादी का एक देश है, इतनी बड़ी आबादी में स्वास्थ्य एक सबसे बड़ा चैलेंज है। हेल्थ सर्विसेज को पब्लिक तक पहुंचाना, उनको सारी सुविधाएं प्रदान करना एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। और ऐसे में इस चैलेंज को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को बनाया गया है, बड़े बड़े संस्थानों को बनाया गया है, जिसमें से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऐसा ही एक संस्थान है। लगभग 20 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स इस समय भारत में सक्रिय हैं। 80,000 से लेके 1 लाख तक जो पेशेंट है इन अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करा रहे हैं। 15,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स उन पेशेंट्स की देखभाल में लगे हुए हैं, उनको इलाज देने की सुविधा में लगे हुए हैं। और आज ऐसे ही एक हमारे साथ डॉक्टर हैं जो कि एम्स ऋषिकेश के ट्रॉमा सेंटर के संस्थापक मेंबर हैं और भारत में प्रथम स्पेशलाइज्ड हेली सर्विस को शुरू करने वाले व्यक्ति हैं। हमारे साथ आज के खास मेहमान डॉक्टर मधु रुनियाल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट की सीरीज में। धन्यवाद। क्योंकि हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से हम लोग मिल रहे हैं, और जो लोग समाज में, सोसाइटी में एक बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं किसी ना किसी भी स्तर पे, तो उन लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आज आपने हमें अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा कि भारत के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान एम्स, जो कि एक ऋषिकेश में भी है, उसके आप जो ट्रॉमा सेंटर है उसके संस्थापक मेंबर में से एक हैं। सबसे पहले तो मैं ये शब्द का मतलब जानना चाहता हूँ आपसे, ट्रॉमा क्या चीज़ है और कैसे इसकी आवश्यकता होती है लोगों को? ट्रॉमा यानी अगर हिंदी में कहें अभिघात, इसको 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं अगर समझने के लिए में आसानी हो तो। एक भाग कह सकते हैं रोड ट्रैफिक इंजरीज,
सड़कों पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं ये लगभग आधे से थोड़ा कम इसका परसेंटेज है, 45 से 50% ये इंजरीज होती हैं। इसके अलावा अगले हाफ में या अन्य हाफ कहें उसमें सारी इंजरीज हम क्लब कर लेते हैं, जैसे कि फार्म यार्ड इंजरीज, कृषि के दौरान होने वाली चोट या दुर्घटनाएं, फॉल फ्रॉम हाइट, हाइट से गिर जाने वाली दुर्घटनाएं, होमिसाइडल इंजरीज, गोली मार देना, चाकू मार देना, ये सारी दुर्घटनाएं, मशीन कट इंजरीज, इंडस्ट्रियल इंजरीज, किसी का मशीन में हाथ आ जाना या किसी ऐसे इंडस्ट्री के काम में उसका चोट पड़ जाना, ये सब अभिघात के पार्ट है। एम्स ऋषिकेश के आप ट्रॉमा सेंटर के संस्थापक सदस्य हैं। कैसे विचार आया मन में कि हाँ, यहाँ पे एक उत्तराखंड में या ऋषिकेश में ट्रॉमा सेंटर की आवश्यकता है? कैसे आपको लगा? देखिए, इस विचार का जनक तो 2013 की केदारनाथ आपदा रही। उससे पहले मैं एम्स दिल्ली के शल्य चिकित्सा विभाग में था और अपने आप को एक ट्रांसप्लांट सर्जन, एक किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन की तरह स्थापित करने में लगा था और साथ ही साथ मोटापे की सर्जरी, से बैरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं, उसमें अपने आप को स्थापित करने में लगा था। 2013 की जो आपदा आई इसने कहीं झकझोर के रखा और रियलाइज हुआ कि अपने स्टेट वापस जाना चाहिए और अपने स्टेट के लिए, ट्रॉमा के लिए कुछ करना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि क्या ट्रॉमा वास्तव में हमारे एक स्टेट की प्रॉब्लम है, उत्तराखंड के लिए एक अभिशाप है, या खाली कभी कभी आपदा में इसकी जरूरत पड़ती है। तो उसका अध्ययन किया तो रियलाइज हुआ कि भले ही उत्तराखंड एक बहुत छोटा सा राज्य है, लेकिन हम डेलीज की बात करें, डेलीज यानी कि डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, दैट इज ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट टू डिजीज और डेथ। जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूं कि यदि एक व्यक्ति की डेथ 20 साल में हो जाती है और औसत आयु यदि 70 वर्ष है तो उसके 50 साल खो जाते हैं, खराब हो गए। तो उत्तराखंड के ये जो प्रोडक्टिव ईयर्स हैं ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। तो जब ये आंकड़ा सामने आया तो रियलाइज हुआ कि भले ही हमारे क्षेत्र की पॉपुलेशन कम है, लेकिन हमारे यूथ का ब्लड पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा सड़कों पे बह रहा है। उसने प्रेरित किया कि उत्तराखंड में ट्रॉमा में काम किया जाए और ट्रॉमा उत्तराखंड में डेवलप हम लोग करने का प्रयास करें। मतलब एक युवा जो कि आगे चल के इस देश के लिए अलग अलग संस्थानों के लिए एसेट बन सकता है, वो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा अपनी जान गंवा दे रहा है, एक रोड एक्सीडेंट में या फिर किसी भी डिजास्टर में। देखिए, ट्रॉमा में ऐसा ही होता है, ट्रॉमा इज अ डिजीज ऑफ यंग। तो जो लोग घर से पढ़ने निकले हैं, जो लोग रोटी कमाने निकले हैं, वही लोग ट्रैवल करते हैं, उन्हीं में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। एक्सट्रीम ऑफ एज तो घर पे रहता है, छोटे छोटे बच्चे या बड़े वृद्ध तो घर में रहते हैं। तो जो ये प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, इसी में ट्रॉमा सबसे ज्यादा होता है और इसी वजह से हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा लॉस है। अगर आप देखेंगे इस हमारे प्रदेश के जो साल हैं वो सबसे ज्यादा ट्रॉमा से जा रहे हैं। मतलब इतनी ज्यादा हार्श कंडीशंस भी, क्योंकि एक तो ज्योग्राफिकल कंडीशन इस प्रदेश की ऐसी है कि डिजास्टर्स को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन रोड एक्सीडेंट भी यहाँ पे खूब है और उस वजह से भी युवा अपनी जान गंवा रहा है। तो जब आपके मन में आया कि एक ट्रॉमा सेंटर यहाँ पे हो, तो क्या विजन था आपका कि किस तरीके का ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए या किन किन चीज़ों को लेकर आपने यहाँ पे काम शुरू करा और क्या चैलेंजेस थे आपके लिए? देखिए, सर्वप्रथम हमने एक डॉक्टर की तरीके से ही सोचा, एक मेडिकल पर्सन की तरह से। तो वो ट्रॉमा के लिए, चाहे वो डिजास्टर्स हो चाहे नॉन डिजास्टर्स हो, क्या कर सकता है? वो अपनी सुविधाएं अच्छी कर सकता है। तो हमने एम्स ऋषिकेश का एक लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर बनाया। इसमें कई लोगों का योगदान रहा, निदेशक महोदय का, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का, मेरे कुलीग्स का, और उसमें उच्च से उच्च सुविधाएं देने का प्रयास किया। आपको बताने में मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि अभी तक हमारे ट्रॉमा सेंटर बनने तक एक भी कोई मरीज ऐसा नहीं है जो सुविधाओं के अभाव में या स्पेशलाइजेशन के अभाव में हमने कहीं रेफर किया हो। सबसे पहले हमने अपने घर को ठीक किया। एम्स ऋषिकेश का एक लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर जो बहुत अच्छा चले वो डेवलप किया। उसमें मैन पावर, प्रोसेसेस, प्रोटोकॉल्स एक लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर में जैसे होने चाहिए वैसे डेवलप किए। लेकिन इसके बाद एक रियलाइजेशन हुआ कि जो मरीज एक लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर के लायक होते हैं, जो मरीज बहुत ज्यादा सिक होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट के द्वारा पीड़ित होते हैं, वो हमारे पास जिंदा नहीं पहुंच रहे। हमारे पास वो मरीज पहुंच रहे हैं जो किसी और हॉस्पिटल में, किसी पीएचसी, सीएचसी में भी जाते तो वहां पे भी उनका इलाज हो सकता था। तो लगा कि कुछ मिसिंग है। फिर हमने अध्ययन किया
तो रियलाइज हुआ कि एक्सीडेंट विक्टिम्स हमारे पास पहुंच नहीं रहे। ओके, मतलब ऋषिकेश लोकल के तो आ रहे होंगे लेकिन उसके बाहर के नहीं आ रहे। हाँ, हमने देखा जब हमने ट्रॉमा सेंटर शुरू किया तो 2019 में पहले 6 महीनों का हमने आंकड़ा देखा, तो हमें रियलाइज हुआ कि हमारे पास जो मरीज पहुंचे वो कहाँ से पहुंचे थे। तो ऐसी कई मल्टीपल कैजुअलिटी इंसिडेंट्स थे जिससे कि वो मरीज हमारे पास आए। जैसे कि आपको ध्यान होगा टिहरी में बच्चों की स्कूल बस गिरी थी, कई बच्चों की वहीं दर्दनाक मौत हुई, उनमें से 4 एम्स ऋषिकेश आए। उस समय चिन्यालीस रोड में बस गिरी थी, कई लोगों की ऑन द स्पॉट मृत्यु हुई, कुछ एम्स ऋषिकेश आए। हमारे यहाँ पे नीलकंठ महादेव रास्ते पे ट्रैकर गिरे थे, उनमें से कई लोग एम्स ऋषिकेश पहुंचे। लेकिन जो लोग एम्स ऋषिकेश पहुंचे उनकी इंजरीज इतनी सीवियर नहीं थी कि उनको ट्रॉमा की जरूरत हो, उनको ट्रॉमा की जरूरत हो। तो रियलाइज हुआ कि जो मरीज बचाने के लिए हम लोग ट्रेंड है, एक लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर ट्रेंड है, वो सड़क पे ही दम तोड़ रहा है। तो हमने रियलाइजेशन किया कि प्री हॉस्पिटल केयर में भी एम्स को कुछ करना चाहिए और उसके लिए हमने अपने प्रयास शुरू किए। मैं एक सवाल, हालांकि मैं ये बड़ा ही वैसा सवाल है और मैं पूछना चाह रहा था कि लोग कहते हैं कि जीवन में 3 लोगों से कभी पाला ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। एक पुलिस, वकील, एक डॉक्टर, और आप खुद एक डॉक्टर हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि पेशेंट आते हैं जब आपके पास, तो आपको क्या लगता है कि ये गलत हुआ है, नहीं आने चाहिए? क्योंकि आपकी तो ये प्रोफेशन है, आप उसको भी अपने उसके प्रति भी आप काफ़ी देखिए इसमें ना मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ। कन्फ्यूशियस जो कि चाइना के बड़े दार्शनिक रहे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा था। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर्स को बीमार मरीज को ठीक करने के पैसे नहीं देने चाहिए, बल्कि डॉक्टर्स को मरीजों को स्वस्थ रखने के पैसे देने चाहिए। उनकी एक फिक्स सैलरी होनी चाहिए और यदि उनके क्षेत्र का कोई मरीज की तबीयत खराब होती है तो उसमें से माइनस कर लेना चाहिए। तो आप सोचिए डॉक्टर कितना सजग रहेगा, सजग रहेगा। वो बोलेगा नहीं आप ठीक नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, आपने हेलमेट नहीं पहनी है, आपने ये नहीं किया है। तो अगर ऐसा करेंगे तो ये चीज होगी नहीं, और मैं पूरी तरीके से उसमें बिलीव करता हूँ जो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब कि पेशेंट आपके पास, आपका तो रोल ये होना चाहिए कि पेशेंट मेरे पास ना आए भाई, कि मैं इतना सजग कर दूं, इतना लोगों को जागरूक कर दूं कि पेशेंट अपनी हेल्थ का ध्यान तो कम से कम खुद रखे। क्योंकि कुछ अगर केसेस, एक्सीडेंटल केस में तो खैर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे अगर कोई हार्ट अटैक का केस है या कुछ भी केस है तो उसमें तो अपने ही शरीर की मुझे लगता है कि नहीं, एक्सीडेंटल केसेस में भी हम बहुत कर सकते हैं। हम एक्सीडेंट को एज अ डिजीज नहीं देखते, जबकि उसको देखा जाना चाहिए। एक डिजीज के 3 पार्ट होते हैं, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। अच्छा, एजेंट जो चीज डिजीज कराती है, होस्ट जिसको डिजीज होती है, और एनवायरनमेंट जो उससे कंट्रीब्यूट करता है, इसे हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड बोलते हैं। ये तीनों ट्रॉमा में है, एक्सीडेंट्स में है। फॉर एग्जांपल अगर एक कार एक्सीडेंट होता है, एजेंट है कार, होस्ट है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, और जो कंडीशंस हैं जैसे ड्रंकन ड्राइविंग हो गया, रोडों की हालत हो गई, बारिश का मौसम हो गया, एयर बैग्स का ना खुलना हो गया, ये सारी चीजें उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो जब हम इनको इंडिविजुअली टैकल करते हैं कि भाई आप जो है अच्छे हालत में गाड़ी चलाएं, ड्राइविंग ना करें, सीट आपकी गाड़ी अच्छी है, सीट बेल्ट है, एयर बैग्स हैं, सड़कों की स्थिति अच्छी है, बारिश है उसमें रोडों की स्थिति अच्छी है, और आपके पास मेडिकल सुविधा बिल्कुल पास में है, ऐसी सुविधा जो इमीडिएटली पेशेंट को बचा सकती है, आपके पास हेली सर्विसेज जैसी चीजें हैं, आपके पास स्पेशलाइज्ड एम्बुलेंसेज हैं। तो जब हम इनको एक डिजीज की तरह देखते हैं तो रियलाइज होता है कि ट्रॉमा में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ट्रॉमा में भी बहुत सारी जानें बचा सकते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक या अन्य डिजीज में बचा पा रहे हैं। कितने तरह के ट्रॉमा सेंटर्स होते हैं अगर मैं बात करूं तो, क्या क्या लेवल होते हैं ट्रॉमा सेंटर? देखिए ट्रॉमा सेंटर के विभिन्न लेवल होते हैं। लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, लेवल 2 ट्रॉमा सेंटर, लेवल 3 ट्रॉमा सेंटर्स। इसमें जो लेवल 2 ट्रॉमा सेंटर होता है उसमें सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन जो लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर होता है उसमें सारी सुविधाएं होने के बावजूद, 24 घंटे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होने के बावजूद टीचिंग भी होती है, जहां पे लोग ट्रॉमा की बारीकियों समझ सके। हमारे पास MCH ट्रॉमा सर्जरी का प्रोग्राम है। MCH पूरे भारत में सबसे प्रेस्टिजियस MS के बाद सुपर स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है। उसी के साथ साथ स्पोर्ट्स इंजरी का भी MCH हमारे पास है। okay. तो ये सब चीजें एक लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर के डेफिनेशन में आती है। तो अभी एम्स ऋषिकेश के पास किस लेवल का ट्रॉमा सेंटर है? हमारा एम्स ऋषिकेश का भारत का सबसे उच्च लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर की जो ग्रेडिंग होती है, हमें वो ग्रेडिंग आपके पास। हमारा प्रयास
सिर्फ 5 साल का रिपोर्ट कार्ड हमारे पास है, लेकिन इस 5 साल में एक नॉन एग्जिस्टेंट ट्रॉमा सेंटर से हम लोग एक फुली फंक्शनल लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर बनाने में सफल हुए। चैलेंजेस की अगर आप बात करें तो चैलेंजेस बहुत थे। सबसे बड़ी चैलेंजेस थे कि भी शुरुआत कैसे करें, जो चीज है ही नहीं। और ये केवल खाली उत्तराखंड के चैलेंजेस नहीं है, ट्रॉमा को एज अ कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा भारत में अभी तक देखा नहीं गया। अगर हॉस्पिटल में एक्सीडेंट का पेशेंट आता है तो आधे समय यही कंफ्यूजन रहता है कि इसे हड्डी वाला डॉक्टर देखेगा या इसे सर्जन देखेगा या इसे कौन देखेगा। अगर मरीज के फेस पे चोट है तो ये जरूरी नहीं कि खाली फेस पे चोट हो, उसकी छाती में भी चोट हो सकती है, उसके एक्सीडेंट का पेशेंट अंदरूनी ब्लीड कर सकता है। तो उसे एज अ इंडिविजुअल देखना का कॉन्सेप्ट भारत में बहुत समय से नहीं था। एम्स दिल्ली जो मेरा ऑल्मा मैटर है, यहाँ पे ये प्रयास शुरू हो चुका था एम्स दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर के माध्यम से, लेकिन बाकी कंट्री में ऐसा नहीं था। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले ये सबको समझाना कि एक ट्रॉमा सेंटर क्या होता है, उसका कैसा फंक्शनिंग होती है, वो कैसे चलता है, वही सबसे बड़ा चैलेंज शुरुआत में था। लेकिन धीरे धीरे करके डॉट्स ज्वाइन करते गए, प्रयास करते गए, और हम लोग धीरे धीरे करके आज एक फुली फंक्शनल ट्रॉमा सेंटर है। और मुझे लगता है कि पूरे भारत के या उत्तर भारत की बात करूं कि उत्तर भारत में एक दिल्ली है हमारे पास, जहाँ पे एक बड़ा एम्स संस्थान है, और उसके बाद ये उत्तराखंड में ऋषिकेश है। तो उत्तर भारत के कई सारे लोग यहाँ पे इलाज कराने के लिए डेली आते होंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ट्रॉमा सेंटर आम नागरिकों से कैसे कनेक्ट करता है कि जब हम लोग कोई एक्सीडेंट केस होता है या फिर कोई आपदा आती है तो किस तरीके से पेशेंट ट्रॉमा सेंटर पहुंच रहा है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि पेशेंट ट्रॉमा सेंटर किस तरीके से पहुंच रहा है। देखिए, मरीज एम्स ऋषिकेश ट्रॉमा सेंटर खुद भी आ सकता है। अगर किसी को कोई एक्सीडेंट हुआ आसपास, कोई भी हुआ, आप इमीडिएटली उसे लेके आ सकते हैं। हमारे पास एक टोल फ्री 24 घंटे चलने वाला ट्रॉमा टेलीमेडिसिन का नंबर भी है, जो हमारी वेबसाइट पे भी डिस्प्ले होता है, हॉस्पिटल के ऊपर भी 24 घंटे चलता रहता है, और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी हमने इसे दिया था जब शुरू किया था, न्यूज़पेपर्स में दिया था। तो वो नंबर भी 24 घंटे सुलभ है लोगों के लिए। तो उस पर कॉल करके भी कोई भी हमारे पास रीच कर सकता है। इस नंबर की खासियत यह है कि ये पूरी ट्रेन टीम के द्वारा मैन्ड है, 24 घंटे चलता है, 7 दिन चलता है, और 365 डेज साल में काम करता है। तो इसमें ना केवल आपको ट्रॉमा सेंटर आने के बारे में गाइडेंस दी जाएगी, आपके लिए बेड तैयार किया जाएगा, बल्कि घर में अगर आपके साथ कुछ इंजरी हो जाती है तो उस समय आपको क्या प्रिकॉशंस या क्या करना है उसकी भी एडवाइस इस नंबर पे दी जा सकती है। एडवाइस तुरंत दी जाएगी। डिजास्टर के टाइम पे हम लोगों का स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है। हम लोग पास्ट में बहुत सारे ऐसे जो डिजास्टर्स हैं उसमें साथ काम कर चुके हैं, एक अच्छा सा ऑयल सिस्टम है। तो हमें इमीडिएटली डिजास्टर की इंफॉर्मेशन आ जाती है, और एम्स जो मैंडेट देता है वो कहता है कि जो पेशेंट सबसे सिक है, जिनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, वो सारा लेने के लिए हम तत्पर रहते हैं। तो हमारा ये बड़ा क्लोजली उनके साथ चलता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि लोग टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, एम्स की तरफ से कोई साधन ऐसा है, क्योंकि एक एम्बुलेंस तो होती है, अगर आसपास के किसी भी क्षेत्र में मैं बात करूं कि कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, कोई भी आपदा आई है, तो वहाँ पे तुरंत एम्बुलेंस है, जो भी सुविधा संसाधन है वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये उत्तराखंड का एकमात्र एम्स है, सबसे बड़ा संस्थान है। मैं जानना चाह रहा हूँ दूर का व्यक्ति, क्योंकि ट्रॉमा एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे तुरंत इलाज की जरूरत है, वो कैसे एम्स पहुंच रहा है, ट्रॉमा सेंटर पहुंच रहा है? देखिए, एम्स का मैंडेट इन हॉस्पिटल केयर का है। इन हॉस्पिटल केयर मतलब अस्पताल के अंदर कैसे सुविधाएं दें कि बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट हो सके। प्री हॉस्पिटल केयर स्टेट का मैंडेट है, लेकिन यह देखते हुए कि भाई हमारे पहाड़ की ज्योग्राफी जो है, जहाँ की दुर्गम क्षेत्र हैं, लोग समय पे पहुंच नहीं पाते, एरियल डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन सरफेस से अगर डिस्टेंस देखें तो बहुत ज्यादा है। एम्स ने प्रयास किया कि हेली सर्विसेज हम शुरू करें, और अब हमारी फुली फंक्शनल हेली सर्विस है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों से एक्सीडेंट के पेशेंट्स को उठा के ला रही है और उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे अच्छे तरीके से कर रही है। मतलब स्पेशलाइज्ड एक हेली एम्बुलेंस आप लोगों के पास है, जो लोगों को दूर दराज से एम्स ट्रॉमा सेंटर में लेकर आ रही है। इसका कहाँ से मैं पूछना चाहता हूँ, बीज आपके दिमाग में आया, क्योंकि भारत में पहली स्पेशलाइज्ड हेली एम्बुलेंस है ये, इसका कैसे विचार बना कि इसको मेरे को शुरू करना है, इसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा इस समय मेरे को पड़ रही है? देखिए, जैसे कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो विचार नीड से ही आया। जब हम लोगों ने 2019 में ट्रॉमा सेंटर शुरू किया तो पहले 6 महीने में हमने रियलाइज किया कि हमारे पास ऐसे मरीज नहीं आ रहे हैं
इतने बुरी तरीके से ट्रॉमा नहीं आ रहा है जिसके लिए हम स्पेशलाइज्ड हैं। और वो जबकि हो रहा है, घटित हो रहा है, लेकिन आप तक नहीं आ रहा है। तो हमने सोचा कि जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं ये तो कहीं भी ठीक हो सकते थे, फिर एक ट्रॉमा सेंटर की सार्थकता क्या है, ऐसे स्पेशलाइज्ड सेंटर की सार्थकता क्या है। तो हमने एनालिसिस किया पहले 6 महीनों का। तो उत्तरकाशी में बस गिरी थी, स्कूल बस गिरी थी, कई बच्चों की डेथ वहां पे हुई, उनमें से 4 एम्स ट्रॉमा सेंटर लाए गए। चिंदियालीसौड़ में उस समय बस गिरी थी, कई उसमें डेथ हुई, हमारे यहाँ कुछ मरीज लेके आए। इसी प्रकार नीलकंठ महादेव के रास्ते पे ट्रैकर गिरा था। तो ऐसे कई एक्सीडेंट्स हम लोगों ने एनालाइज किए जो 6 महीने में एम्स ऋषिकेश आए। तो जो मरीज एम्स ऋषिकेश आ रहे थे उनकी इंजरी सिवियरिटी इतनी ज्यादा नहीं थी। हम एक स्कोर कैलकुलेट करते हैं, वो बता रहा था कि भाई ये इतने सीवियर इंजर्ड नहीं है, लेकिन मृत्यु हो रही थी। प्रदेश में लोग मर रहे थे, डेलीज मैंने बताया बहुत ज्यादा था। तो एक रियलाइजेशन आया कि जिन लोगों को एम्स जैसे स्पेशलाइज्ड ट्रॉमा सेंटर की जरूरत है वो लोग सड़क पे ही दम तोड़ रहे हैं, हॉस्पिटल तक नहीं आ पा रहे। तो रियलाइज हुआ कि भाई हम क्या कर सकते हैं, अपनी सार्थकता कैसे कर सकते हैं, हम लोग मरीज को उस गोल्डन आवर में कैसे उठा सकते हैं। अगर भौगोलिक परिस्थिति देखें तो फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर केदारनाथ में किसी को हेड इंजरी हो गई और उसको न्यूरो सर्जरी की जरूरत है, तो आप जानते ही हैं कि ऋषिकेश या देहरादून से पहले कोई एक ऐसा अच्छा सेंटर नहीं है जहां पे किया जा सके। और यात्राओं के चलते, दुर्गमता के चलते, सड़क मार्ग के चलते आप खुद सोच सकते हैं कि कौन सा मरीज पहले 1 घंटे में हमारे पास आ जाएगा। तो उसके लिए डेथ सेंटेंस है वो। अगर वहां एक्सीडेंट होता है तो डेथ सेंटेंस है, उसके आगे सोच ही नहीं सकते उसे। तो रियलाइज हुआ कि अगर हम हॉस्पिटल को मरीज तक नहीं पहुंचा सकते, मरीज को हॉस्पिटल तक जल्दी पहुंचाने का सोचे, उसके प्रयास में हेली सर्विसेज एक बहुत अच्छा हमें माध्यम लगा। और जब मैं अपनी थीसिस कर रहा था जिसमें था कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अ लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, उसमें भी एक डिजायरेबल ऑप्शन था लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर के लिए, एसेंशियल नहीं था। अगर ये चीज ना हो तो ऐसा नहीं उसे लेवल नहीं कह सकते, लेकिन अगर हो तो अच्छा है। अच्छा, तो वो गाइडेंस रही और उसके बाद हमने सोचा कि यहाँ पे शुरू करने के लिए प्रयास किया जाए। तो वहीं से फिर आप लोगों ने हेली एम्बुलेंस की शुरुआत की। तो अभी अगर मैं बात करूं तो लगभग कितने लोग इस सेवा से प्रभावित हो रहे हैं? हेली एम्बुलेंस ने बहुत अच्छा किया। शुरू में हम स्टेट के कोऑपरेशन से हेली एम्बुलेंस चला रहे थे, उसमें लगभग हमारे 200 से 250 पेशेंट्स उसके थे। उसके बाद संजीवनी हेली एम्बुलेंस जो हमारी स्टेट ऑफ आर्ट हेली एम्बुलेंस जो शुरू हुई आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो हमें हमारे प्रदेश को गिफ्ट की गई, उसके द्वारा भी हम सैकड़ों में पेशेंट्स लिफ्ट कर चुके हैं और उनकी जान बचाने में हमारी टीम सक्षम रही। मैं अगर बात करूं, आपने कहा कि गोल्डन आवर होता है, उसको ध्यान में रखते हुए इस हेली एम्बुलेंस को शुरू किया गया है। केदारनाथ की भी अगर बात करें, यहाँ से अगर कोई हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर रहा है फिर केदारनाथ जा रहा है, वहां से पेशेंट को लेकर आ रहा है, मिनिमम पूरा प्रोसेस 1 घंटे का तो हो गई लगभग। अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो रहा है या किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को ब्रेन में चोट लगी है, कुछ हुआ है, तो कितना टाइम पीरियड होता है किसी उसके आसपास जो लोग हैं उनके पास कि इसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए या वहीं पे कुछ प्राथमिक उपचार देके फिलहाल के लिए रोका जाए? देखिए, जो आपने कहा ना गोल्डन आवर, ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि गोल्डन आवर से कम पहुंचे तो वो खराब है। जितनी जल्दी पहुंचे उतना अच्छा है, लेकिन हमारे आंकड़े बताते हैं कि गोल्डन आवर में पहुंचने वाले लोगों की 80% तक बचने की संभावना बढ़ जाती है। इस हेली सर्विस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म नहीं है सिर्फ, बल्कि ये उस फील्ड में या उस बीमारी या उस जो परेशानी मरीज को है उसका ट्रीटमेंट वहीं से शुरू कर देता है जहां से वो मरीज को लिफ्ट लेकर आ रहा है। इसका सिंपलेस्ट मैकेनिज्म है मेडिकल डिस्पैचर, जो कि हमारे एम्स ऋषिकेश में सीनियर मोस्ट बंदा होता है जो डिसाइड करता है कि टीम का कॉम्पोजिशन क्या हो। हमारी टोल फ्री नंबर पे कॉल आती है, मेडिकल डिस्पैचर बात करके समझता है कि इसमें कौन से स्पेशलिटी के लोग जाने चाहिए और उसमें ट्रेन डॉक्टर्स एंड नर्सेस खुद पहुंचते हैं। और हमारे एम्बुलेंस में सारी सुविधाएं हैं और सारी तैयारियां हैं, तो मरीज को छूते ही उसका इलाज शुरू हो जाता है और वो वक्त पे हॉस्पिटल आ जाता है। इस शुरू करने से पहले इस सर्विसेज को पहले के और अब के केसेस में लगभग कितने का अंतर आया होगा कि पहले इतने लोगों को हम लोग ठीक कर पा रहे थे और अब हेली एम्बुलेंस के द्वारा अब हम इतने लोगों को ठीक कर पा रहे हैं? देखिए, हमारा देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है
और उसका कंपैरिजन अगर हम नंबर से करें कि हेली एम्बुलेंस आने से पहले कितनी जानें बच रही थी और उसके आने के बाद कितनी जानें बच रही थी, तो वो कंपैरिजन उचित नहीं होगा। बल्कि हम इसे इस तरीके से देखें कि जो व्यक्ति हमने हेली एम्बुलेंस लाए, क्या वो उसके अभाव में बच सकते थे? तो वो 100% उनको फायदा हुआ है। मतलब आपने जैसे बताया कि अगर केदारनाथ में किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो उसके लिए वो डेथ सेंटेंस था। तो जितने भी लोग हम लाए उनके लिए तो बहुत अच्छा सुविधा रही है, और जैसे जैसे सर्विस पॉपुलर होगी इसमें और लोग और सर्विसेज भी आएंगी, ये आंकड़ा बहुत जल्दी बदलेगा। मैं कोई किस्सा अगर आपके ध्यान में इस समय आ रहा हो, कोई जहन में आ रहा हो कि हाँ उस समय हमने हेली एम्बुलेंस भेजी और वो केस अगर हम हेली एम्बुलेंस नहीं होती तो वो बिगड़ जाता? देखिए, हमारा हेली एम्बुलेंस भेजने का क्राइटेरिया ही लाइफ और लिम्ब सेविंग डिजीज है। जिस प्रॉब्लम से आदमी का अंग भंग हो सकता हो या जान जा सकती हो, तो हमारे सारे मरीज ऐसे हैं कि जिसमें अगर हेली एम्बुलेंस नहीं भेजी जाती तो जान का खतरा था। शुरुआत के तौर पर तो बहुत शुरू में सबसे पहले जो हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज है, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन अपना काम कर रहे थे, मरीज देख रहे थे। एकदम से सर में दर्द हुआ और वो बेहोश हो गए। वहीं सीटी स्कैन में पता चला कि दिमाग की एक नस फट चुकी है। अगर ये नॉर्मल यात्रा मार्ग से या नॉर्मल रोड से आते तो शायद बचने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन इमीडिएटली लिफ्ट किया, यहाँ आया, उनकी क्लिपिंग हुई और वो आज सोसाइटी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, उसी हेली एम्बुलेंस की इसी हेली एम्बुलेंस की वजह से। और लेवल 1 का ट्रॉमा सेंटर जो कि एम्स में। उत्तरकाशी में एक माँ और बच्चा प्रसव के दौरान बहुत बुरी स्थिति में थे। अगर हमारी सर्विसेज वहां ना पहुंचती तो 100% उनकी मृत्यु थी। तो ऐसे कई प्रसवोत्तर महिलाओं को और बच्चों को जो पेट में बच्चे होते हैं, तो एक साथ हमारी ये 2 जानें बचाने में कई बार कामयाब होते हैं। जैसे कि आपने बताया कि वो हेली एम्बुलेंस के द्वारा वहां पे पहुंचे। उत्तराखंड में कोई और भी ट्रॉमा सेंटर है जो लेवल 1 का है या एम्स ऋषिकेश में ही? चाइना बॉर्डर से दिल्ली तक ये एकमात्र लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर है हमारा जो हमारे देश में लेवल 1। और मतलब इस वजह से यहाँ पे आपका बिजनेस भी बहुत रहती होगी, पेशेंट्स का फुटफॉल भी काफी होगा जी इसी ट्रॉमा सेंटर के लिए। कोई ऐसा किस्सा है आपके पास, कोई ऐसे केस स्टडी है कि जो आप बिल्कुल अभी तक के आपके अनुभव में सबसे अलग है, आपको लगा हो कि हाँ ये मेरे अब तक का जो मैंने कितनी सर्जरीज करी हैं, सब कुछ करा है, लेकिन ये सर्जरी मेरी बिल्कुल अलग है, लाइफ चेंजिंग है या टर्निंग पॉइंट वाली सर्जरी है? अगर आप ऑपरेशंस की बात करें तो ऐसी कई हैं। ट्रॉमा में रहने का सौभाग्य जो भगवान ने दिया है, उसमें हर इंजरीज बड़ी पेक्यूलर होती हैं। वो इंजरीज रूटीन में नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सर्जन है तो दिन में आप गॉल ब्लैडर करेंगे, हर्नियास करेंगे, आपको पता है ऐसी सर्जरी आप कई बार कर चुके हैं, लेकिन हमारे कोई भी 2 मरीज एक जैसे नहीं होते, सब अलग केस है। अगर गन शॉट होता है, अगर चाकू लगता है, तो हर चीज अलग से लगती है। कुछ बड़े इंटरेस्टिंग हमारे एम्स ऋषिकेश में ही हमारे पास इंजरीज हुई। एक लड़का जो है हमारे कुमाऊं में गाड़ी जो है पुल से नीचे गिर गई और नीचे निर्माणाधीन कार्य चल रहा था, तो वो जो मोटी वाली सरिया जो फ्लाईओवर्स में लगती हैं उसमें गाड़ी चली गई और वो सरिया उसके शरीर के आर पार हो गई। लेकिन सबसे अच्छा ये रहा कि वहां किसी ने सरिया निकालने की कोशिश नहीं की और उसको वेल्डर से काट कर मरीज को हमारे पास लेके आए। अच्छा, उस सरिया अगर निकाल देते उस समय तो सरिया ने जो ब्लीडिंग रोकी हुई होती थी, अच्छा, वो सब खुल जाती, ओके। तो उसको लेके आए और हमारा एक पूरी टीम के द्वारा बड़ी अच्छी हम लोगों ने सर्जरी की और वो मरीज जो है 1 हफ्ते में घर गया और अभी भी मिलता है, मुझे बहुत खुशी होती है। इस तरीके से शोल्डर लेवल पे एक हाथ अलग हो गया, उसका काम करने वाले का, जो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा था, उसका हाथ हमारे पास अलग पन्नी में आया, वो अलग पन्नी में आया, तो हमारी टीम ने उसे जोड़ा और आज वो फंक्शनल है, तो देख के बड़ी खुशी होती है। तो ऐसे कई सारे हमारे पास स्टोरीज हैं, मैं बताऊंगा तो वक्त बहुत लगेगा, लेकिन सारी स्टोरीज बहुत अच्छी हैं। मतलब सारे केस ऐसे होते हैं कि आपको लगता होगा कि कुछ नया हर बार ट्राई करना, उनके लिए प्रयास करना। ट्रॉमा में कोई 2 दिन एक जैसा नहीं, कोई 2 दिन एक जैसा नहीं है, और ना ही कोई 2 मरीज एक जैसे। तो हर दिन आपके लिए एक नया अनुभव, नया चैलेंज है और नया सेटिस्फेक्शन है। चलिए, ये बड़ा ही एक वैसी चीज है कि मुझे लगता है कि सुबह आदमी उठ रहा है तो उसे पता है कि आज मेरा दिन कितना चैलेंजिंग होने वाला है, वो उसको खुद को भी नहीं पता। एक फिल्म आई थी बॉलीवुड की, बड़ी जानी मानी मूवी थी, मुन्ना भाई MBBS, आपने देखी होगी। पूरी इसी पे आधारित है कि किस तरीके से हॉस्पिटल काम कर रहा है, और उसी का एक डायलॉग है कि पेशेंट के साथ कोई भी भावनात्मक संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप खुद एक सर्जन हैं, आपने अभी तक सैकड़ों सर्जरियां की हैं। तो जब पेशेंट टेबल पे लेटा होता है तो उसके लिए तो, अगर मैं सर्जरी टेबल पे हूँ तो मेरे लिए तो आप भगवान हैं,
मेरे को इस समय आप ही बचा सकते हैं। मेरा तो आपके साथ भावनात्मक संबंध है, लेकिन आपका इस बारे में क्या सोचना है कि वाकई में ये अगर किसी के साथ हमारी फीलिंग जुड़ी है पेशेंट के साथ, वो इलाज में मदद करती है, और नहीं जुड़ी है, हम एकदम पत्थर दिल होकर इलाज कर रहे हैं, वो ज़्यादा मदद करती है? देखिए, सर्जन या डॉक्टर्स हैं ये भी समाज से ही आते हैं, तो ये कहना कि भावनात्मक लगाव ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। किसी में कम, किसी में ज्यादा, तो लगाव तो डेफिनेटली होगा। उस भावनात्मक लगाव को इस लेवल तक ना ले जाएं कि हम डिसीजन ना ले पाए, वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है, जो कि मेरे ख्याल से सब सर्जन और सब डॉक्टर्स अपने पूरे जीवन जूझते रहते हैं और शायद बुढ़ापे में जाके उनमें एक बैलेंस ला पाते हैं। ओके। तो ये तो सब में होता है, भावनात्मक लगाव ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो इलाज में मदद करता है आपके इलाज के दौरान पेशेंट के? देखिए ना, ये बड़ी सेंसिटिव चीज है। अगर भावनात्मक लगाव ना हो तो जो आप मरीज को ऑपरेट करके आए हैं, शाम को आप उसकी परवाह नहीं करेंगे। आप सोचेंगे मेरी तो ड्यूटी खत्म हो गई, मैं तो घर आ रहा हूँ। लेकिन आपको लगाव है तो आप पूछेंगे यार जो मैंने ऑपरेट किया उसका क्या हुआ, अभी वो कैसा चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, ठीक है, या ऑपरेट करके घर गया तो कैसा चल रहा है। तो अच्छी पेशेंट केयर के लिए भावनात्मक लगाव होना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा लगाव कि जो आपकी सारी ट्रेनिंग को निगेट कर दे कि नहीं इसमें ऑपरेशन होना, नहीं यार इसको क्यों दुख दें या इसको क्यों परेशान करें। या मान लीजिए कि ऐसा है कि आपके शरीर में, पैर में इन्फेक्शन हो गया, पूरे शरीर में जा सकता है, तो आप पैर काटने में सोचें या हिचकिचाएं, तो हो सकता है उसकी जान चली जाए बाद में उससे। तो ऐसे टफ डिसीजंस लेने में आपको स्टेराइल होना है, मेंटली आपको बिल्कुल न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। वो एक बैलेंस है जो एक हर डॉक्टर अपने लाइफ में धीरे धीरे करके अपने अनुसार वो उसको लाते हैं। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि किसी भी कंडीशन के लिए, कुछ ही ऐसी हार्ड कंडीशन के लिए, जैसे कि थराली की आपदा, या फिर हम लोग बात करें जो स्टैम्पेड अभी हमारा मनसा देवी में हुआ था, इसके लिए ट्रॉमा सेंटर किस तरीके से रेडी रहता है? देखिए, एक सेइंग है इंग्लिश में कि when disaster strikes the time of preparation has gone। तो ट्रॉमा सेंटर का सारा स्ट्रैटेजी ही प्रिपरेशन पे। अभी एम्स ऋषिकेश का ट्रॉमा सेंटर 100 पेशेंट्स को, 100 डिजास्टर विक्टिम्स को एक साथ लेने में सक्षम है। और उसकी वर्किंग भी ऐसी है कि रात के 3 बजे भी अगर 100 पेशेंट्स एक साथ आ जाएं तो वो फंक्शनल करेगा बिना किसी आउटसाइड हेल्प के। ट्रॉमा सेंटर में काम करने वाले डॉक्टर्स, ट्रॉमा सेंटर में काम करने वाले नर्सेस, बाकी हेल्थ वर्कर्स, सब इस तरीके से ट्रेंड हैं कि एटलीस्ट 100 इंडिविजुअल्स को एक टाइम पे, एक साथ आने वाले 100 को, कि एक एक्सीडेंट में 100 मरीज लाए तो उनको वो एक साथ लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर की केयर दे सके। किन परिस्थितियों में एम्स पेशेंट को प्रेफर करता है? ऐसा कुछ है कंडीशंस कि हाँ आपको लगता है कि नहीं ये केस तो फिर अभी यहाँ नहीं हो सकता, इसको आपको दिल्ली भेजना पड़ेगा या किसी और बड़े हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा? अंकुर जी, मैं आपको बात बताने में बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि हमने आज तक एक भी पेशेंट रेफर नहीं किया। ट्रॉमा सेंटर से कोई पेशेंट रेफर नहीं? पेशेंट लेना, रेफर करना मतलब कि हम नहीं कर पा रहे, आप कहीं और चले जाइए। शुरू से हमने प्रयास किया था, आज तक जो है काफी समय तक हम लोग इस चीज को मैनेज कर पाए कि हमारे यहाँ से कोई पेशेंट रिग्रेट भी ना हो। रिग्रेट मतलब कि अगर हमारे पास बेड होता तो हम आपका इलाज करते, लेकिन हमारे पास इस समय बेड भरे हैं। अब रिसेंटली इतने मरीज आने शुरू हो रहे हैं कि जो पेशेंट जिनको एक लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर की जरूरत नहीं है, जैसे कि हाथ का सिंपल फ्रैक्चर है, तो हम उसका स्लैब लगा के बोलते हैं कि आप अपने नियर बाय हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। या कोई और चीज है जिसमें एक लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर की जरूरत नहीं है, तो उसमें हम पेशेंट को प्राथमिक उपचार देकर डिस्चार्ज कर सकते हैं। उत्तराखंड में सर, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर एक एम्स में चल रहा है, और मुझे लगता है कि ट्रॉमा को रोकना ज़्यादा बेहतर है उत्तराखंड में, क्योंकि जो कंडीशन है, क्योंकि आप तो एक डॉक्टर हैं, आपके लिए तो पेशेंट आएगा तो आपको इलाज करना है, लेकिन अगर हम बात करें कि ये एक्सीडेंट्स हो ना, कम से कम हो, तो उसको लेकर एम्स कैसे प्रयास कर सकता है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ट्रॉमा के मरीजों के ध्यान देने से अच्छा है कि ट्रॉमा हो ही ना, या हो तो उसको हम इस तरीके से डील कर पाए कि बहुत अच्छी से अच्छी सुविधा बने और जान बचे। जैसे मैंने आपको बताया था कि एम्स का मैंडेट इन हॉस्पिटल केयर है, हॉस्पिटल के अंदर कितनी अच्छी सुविधाएं दी जाए। लेकिन जब हमने रियलाइज किया कि हमारे पास मरीज जिंदा पहुंच नहीं रहा, तो लगा कि जीवन की सार्थकता तब तक नहीं हो सकती जब तक हम प्री हॉस्पिटल केयर पे भी ध्यान ना दें। तो प्री हॉस्पिटल केयर को ठीक करने के लिए हमने रियलाइज किया कि जो कंट्री का जो
सबसे प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, जिसके सामने अभी बहुत सारे साल हैं, उसको पकड़ा जाए, तो हम लोगों ने स्कूली बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अभी भी हम 11 से 17 अक्टूबर हर वर्ष वर्ल्ड ट्रॉमा वीक मनाते हैं, जिसमें एक ट्रॉमा रथ हमारा निकलता है, जो एक अश्वमेध के घोड़े की तरह है। उस रथ में ट्रेनर्स होते हैं हमारे, और ट्रेनिंग का सामान होता है। वो पूरे स्टेट में वो रथ घूमता है। वो न केवल मेडिकल कॉलेजेस में जाता है, जहाँ पे कि मेडिकल के छात्र छात्राओं को, अपितु सीनियर डॉक्टर्स को भी वो लोग ट्रेन करते हैं। और इसी क्रम में हम पिछले 4 वर्षों से 5000 बच्चों को हर साल ट्रेन कर रहे हैं। हर साल 5000 बच्चे ट्रेन हो रहे हैं ट्रॉमा के लिए, ट्रॉमा फर्स्ट एड के लिए 5000 बच्चे ट्रेन कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि खाली हम ऐसा नहीं कि एक बार ट्रेन करते हैं इनको, हम इन बच्चों को 7वीं में रजिस्ट्रेशन करते हैं इनका, उनको 7वीं में पढ़ाते हैं, उसके बाद उनको 8वीं में दोबारा पढ़ाते हैं, और उसके बाद 9वीं में पढ़ाते हैं, जिसलिए कि जब वो 10वीं का बोर्ड का एग्जाम देके निकले तो खाली सेंसिटाइज इंडिविजुअल ना हो, वो ट्रॉमा केयर प्रोवाइडर्स हों, वो अपने हाथों से ट्रॉमा केयर दे सकें। प्रयास यही है कि हर फैमिली में अगर एक बच्चा आ जाता है, या प्रयास यह है कि हर फैमिली में अगर एक ट्रॉमा केयर प्रोवाइडर हो, तो फैमिली ट्रॉमा से सेफ रहेगी। ट्रॉमा केयर प्रोवाइडर एक मेरे को लग रहा है बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट और एक बहुत ही दूरगामी विजन भी है। मुझे लग रहा है सुनने में कि हर व्यक्ति जो कि आज जैसे हम लोग भी घर में बैठे हैं या कोई भी घर में बैठा है, अचानक से कुछ भी ऐसी ट्रेजिक कंडीशन हो सकती है उसके साथ, तो एक व्यक्ति उसके आसपास ऐसा है जो उसको फर्स्ट एड दे रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई ऐसा एक व्यक्ति हो। तो जब हमने उत्तराखंड में ये शुरू किया, तो हमने सबसे पहले अध्ययन किया कि हॉस्पिटल आने से पहले अगर किसी एक्सीडेंट होता है तो कौन लोग होते हैं जो मरीज तक पहुंचते हैं। हमने एक रियलाइज किया कि सबसे पहले सबसे कॉमनेस्ट लोग होते हैं टैक्सी ड्राइवर्स, 4 धाम की यात्रा के या कहीं पे भी, या पहाड़ में दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र में देखेंगे तो कोई ट्रैकर निकल रहा होगा, तो सबसे पहले वो लोग पहुंचते हैं। पुलिस सबसे पहले टाइम पे पहुंच जाती है कि भाई कभी एक्सीडेंट हुआ तो पुलिस वाले सबसे पहले हेल्प के लिए पहुंच जाते हैं। और बाय स्टैंडर्ड्स, जिनकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और अब हमारे यहाँ उत्तराखंड में सबसे अच्छी फोर्स है SDRF, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, जो आपदा के समय तुरंत पहुंच जाती है। तो हमने इन्हीं लोगों को टारगेट किया कि एजुकेशन, ट्रॉमा एजुकेशन इन लोगों में हो, और इनकी ट्रेनिंग इस तरीके से हो कि बहुत अच्छी तरीके से कर पाए। स्कूली बच्चों का मैंने आपको बता ही दिया था। अब हम परिवहन विभाग के साथ मिलके हर डिस्ट्रिक्ट में 50 फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की एक फौज तैयार कर रहे हैं। ये 50 फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स वो टैक्सी ड्राइवर और कंडक्टर्स हैं जो उत्तराखंड की सड़कों पे पूरे दिन, पूरे साल, हर महीने घूमते हैं। तो इन लोगों को अगर हम ट्रेन कर लेते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा एसेट होगा हमारे स्टेट का, और आपदा के टाइम पे ये लोग अपना कंट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। 13 जिलों में से 7 जिलों में हम हर जिले के 50 लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, उनके साथ नेटवर्क स्थापित कर चुके हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वो लोग हमको मैसेजेस भेजते हैं, पेशेंट के बारे में बताते हैं, पेशेंट को वो केयर देते हैं, और हमसे लगातार जुड़े हुए हैं। बाकी 5 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग वो पाइपलाइन में उसको हम उसके लिए तरफ बढ़ी रहे हैं, उसकी तरफ काम चल रहा है। कोई आम नागरिक अगर जुड़ना चाहे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से तो जुड़ सकता है? बिल्कुल जुड़ सकता है। हमारे पास हर साल रिक्वेस्ट आती हैं, ज्यादातर रिक्वेस्ट स्कूलों से आती हैं, ज्यादातर रिक्वेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आती हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट से आती हैं, और वो रिक्वेस्ट आती है हम उनको अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। आपने कहा कि हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और इस ट्रेनिंग का एक मुझे लगता है कि पूरा अध्ययन पूरा चला हुआ किस तरीके से क्या क्या देना है। अगर मैं इंडिया से बाहर की बात करूं, मैंने जो आपके बारे में देखा, जो सुना, जो पढ़ा कि आप कई अलग अलग कंट्रीज़ में गए हैं, और वहाँ की आपने जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनका बड़ा गहन अध्ययन भी करा है। किस कंट्री का आपको लगता है कि हाँ, इस कंट्री की जो मेडिकल कंडीशंस हैं और जो उनकी सुविधाएं, संसाधन देने का तरीका है या हेल्थ सर्विसेज देने का तरीका है, वो इंडिया में अपनाना चाहिए या एम्स को अपनाना चाहिए? देखिए, इंडिया में वेरिएशन इतना है, और हमारी जो सिचुएशन है ऐसी विचित्र है या ऐसी अलग है कि इसमें हमें हर जगह से कुछ ना कुछ सीख लेने को मिलती है। तो सर्वप्रथम हमने सोचा कि दुनिया के जो सबसे पहला ट्रॉमा सेंटर जो दुनिया का बना है, जो ट्रॉमा सिस्टम है, वो है मेरीलैंड इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम। और जो दुनिया का सबसे पहला ट्रॉमा सेंटर है वो शॉक ट्रॉमा सेंटर मेरीलैंड में। तो हम लोग वहां गए, हमने उस ट्रॉमा सेंटर को बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया, उसकी वर्किंग को, उसकी ट्रेनिंग को, उसके प्रोसेसेस को, उसके प्रोटोकॉल्स को। उससे हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी, उनके साथ हमारी एकेडमिक पार्टनरशिप है। फिर इजराइल, जो डिजास्टर के टाइम पे बहुत एडवांस्ड है, हम लोग वो गए, और मिनट्स और सेकंड्स में मास लेवल पे डिजास्टर्स को मिटिगेट करने के लिए मेडिकली उसकी
देखभाल करने के लिए क्या स्टेप्स लिए, तो हमने उनसे सीखा कि सेकंड्स कैसे बचाए जाएं, मिनट्स कैसे बचाए जाएं। हेली एम्बुलेंस के लिए हम लोग जापान जैसे डॉक्टर हेली जापान में चलता है, जो हेली सर्विसेज है, वहाँ हमने ओसाका सिटी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में जाके अध्ययन किया कि भाई कैसे ये सर्विसेज चलती हैं और कैसे उत्तराखंड में लेके आए। हमने इतने एडवांस लोगों को देखा ही देखा, लेकिन उसके साथ हमने वो भी देखा कि ऐसे कंट्रीज कौन है जिनका इकोनॉमिक या इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की तरह है, जो इंडिया की तरह लार्ज पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज हर प्रति व्यक्ति उतने नहीं है, और वो कैसा उतने अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसमें थाईलैंड का नाम बड़े प्रमुखता से आया। अच्छा। तो थाईलैंड में हमने जाके कोनकान में जाके उनका मेडिकल सिस्टम देखा कि वो सिस्टम कैसे चल रहा है, और एक देश जिसकी की इकोनॉमी बहुत पीछे है वो अच्छी इकोनॉमी वाले देशों से भी बढ़िया कैसे कर रहा है। तो हमने जाके उनका सिस्टम भी अध्ययन किया और उनसे भी सीखने का प्रयास किया। क्या चीज आपको सबसे अलग और वो लगी कि हाँ ये बड़ी ऐसी चीज है कि इसको अपनाना चाहिए हमें? देखिए, हर एक से हमें अलग अपनाने को मिला। अगर इजराइल की मैं बात करूं तो इजराइल में आपने ऐसा क्या देखा? देखिए, इजराइल का डिजास्टर सिस्टम्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम 100 मरीज एक साथ लेने के लिए तैयार हैं एम्स ऋषिकेश। अपने नॉर्मल लोड के ऊपर जो हमारे पास नॉर्मल पेशेंट्स आ रहे हैं, जो हमारे ऑपरेशन थिएटर चल रहे हैं, आज लगभग 150 पेशेंट का फुटफॉल पर डे हमारे पास है। ये सीरियस पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ। सीरियस पेशेंट 150 जो ऑपरेट होते हैं, और 13 ऑपरेशन हम पर डे कर रहे हैं ऑन एन एवरेज, आपको बताऊं तो इसके ऊपर अगर 100 मरीज एक साथ आ जाएं, उनको कैसे डील करना है कि उन 100 मरीज में हर एक को अटेंशन मिल सके, ये हमने इजराइल से सीखा। सामान कहाँ रखा जाए मरीज के स्ट्रेचर के पास कि आपको मिनिमम टाइम लगे, मरीज के आसपास घूमना ना पड़े, मरीज इस तरीके से कैसे जाए कि कहीं 2 मरीज की ट्रॉली आपस में ना टकराए, यूनिडायरेक्शनल फ्लो कैसा हो, और डोर टू ओटी टाइम कैसे कम किया जाए। तो हमारे पास अगर मरीज को ऑपरेशन की जरूरत है और वो एक्सट्रीम कंडीशन में आया है, तो 9 मिनट हमारा डोर टू ओटी टाइम है। इस 9 मिनट में मरीज को ब्लड चढ़ जाएगा, फ्लूइड्स लग जाएंगे, स्प्लिंट लग जाएगी, सारी चीजें, उसका प्राइमरी और सेकेंडरी असेसमेंट हो जाएगा, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर पहुंच जाएगा। जांचें, मरीज की जांचें ऑपरेशन थिएटर से जाती हैं और ऑपरेशन थिएटर में ही रिसीव होती है। हम जांचों के लिए मरीज का सर्जरी रोकते नहीं है या इंतजार नहीं करते। उसे किसी अलग उसमें पहले लेके जाएं, पहले जांच करा लें या कुछ करा लें, ऐसा नहीं करते, क्योंकि वक्त सारा खेल वक्त का है। तो ये सब चीजें हमने जापान से सीखी, इजराइल से, ये सारी चीजें हमने इजराइल से सीखी हैं। और अगर हम जापान की बात करें तो जापान का डॉक्टर हेली सिस्टम बहुत एक्यूरेट है। सबसे अच्छी चीज जो मुझे उन जापानियों की लगी कि उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क सेंट्रिक है, प्लेटफॉर्म सेंट्रिक नहीं है। हमारे यहाँ कहीं अगर एक्सीडेंट होता है तो मान लीजिए कि कहीं पे भूस्खलन हुआ, तो पुलिस ने देखा, वो अपने सीनियर को फोन करेगा, वो अपने स्टेशन अफसर को फोन करेगा, वो एसपी को फोन करेगा, एसपी डीएम को फोन करेगा, डीएम कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा जो कि उसी चेन के थ्रू नीचे आएगा। इतनी देर में गोल्डन आवर चला जाता है, और जो प्लैटिनम मिनट्स है वो चले जाते हैं। तो जापान पहले से ही वो डिसीजन ले लेता है जो जरूरत होती है। उसके पास सारे कोड्स पड़े हैं, उनके पास फोन होता है। जो जैसे मैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर हूँ, डिजास्टर हुआ तो लाल हो जाता है, उसमें ऐप होगी जो रेड हो जाएगी। आपको अपनी ड्यूटीज पहले से पता है, आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आप अपनी ड्यूटीज वैसे ही शुरू कर देते हैं। हाँ, बीच में इंस्ट्रक्शंस आते हैं, आप उनको फॉलो करते हैं, लेकिन इनिशिएशन आपका बहुत फास्ट हो जाता है। मतलब तुरंत आदमी काम पे लग जाता है, काम पे, बिना किसी ऑर्डर के इंतजार के। तो वो सारे ऑर्डर्स पहले हो चुके हैं, वो परमिशन पहले ली जा चुकी हैं कि अगर ऐसा होगा तो आप ऐसा प्रोसीड कर सकते हैं। ये हमने जापान से सीखा। थाईलैंड से हमने सीखा कि भाई कम सुविधा में अच्छी चीजें कैसे दी जाए, इनोवेशंस कैसे हो सके। चेस्ट ट्यूब अगर आपके पास नहीं है तो एक बोतल से चेस्ट ट्यूब कैसे बनाए, स्ट्रेचर्स आपके पास नहीं है तो क्या विचार करें कि स्ट्रेचर्स, आदमी का लिम्ब कट गया है तो 3D प्रिंटिंग के द्वारा स्टेट ऑफ द आर्ट लिम्ब आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। इन सब में बहुत पैसा खर्च नहीं होता, इनोवेशन की जरूरत है, थोड़ा प्रयास की जरूरत है। ये हमने थाईलैंड से सीखा। मतलब अलग अलग कंट्रीज की जो अध्ययन है, जो उनका अनुभव है, उसको आप लोगों ने एम्स ऋषिकेश के ट्रॉमा सेंटर में उतारने का पूरा प्रयास किया, और उसी वजह से आज ये लेवल 1 का ट्रॉमा सेंटर यहाँ पे चल रहा है। मेरा जो अल्मा मैटर, जो मैं एम्स दिल्ली का एक प्रोडक्ट हूँ, एम्स दिल्ली अपने आप में बहुत अच्छा कर रहा है। एम्स दिल्ली हमारा यहाँ का डेवलपमेंट का बैकबोन रहा है। उसके ऊपर कि भाई बेटा जो है पिताजी से एक्स्ट्रा ना करे तो उसने क्या किया, तो उसके ऊपर हमारा प्रयास रहा कि इन लोगों से करें। लेकिन हमारा मेजॉरिटी जो स्ट्रक्चर है वो हमारा एम्स दिल्ली से अडॉप्ट किया हुआ स्ट्रक्चर। अच्छा, एम्स दिल्ली में भी है क्या ट्रॉमा सेंटर? एम्स दिल्ली में एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, जेपीएन एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एम्स दिल्ली में ही, जहाँ से मैं पढ़ा। अच्छा, तो वो यहाँ से बेटर है या फिर ये ज्यादा बेटर है? यहाँ पे 5 वर्षों में ऐसा कोई ऑपरेशन
ये सर्जरी नहीं है जो एम्स दिल्ली में हो रही है और अब यहाँ ना होती। मतलब दोनों इक्वल है। तो दोनों, एम्स दिल्ली बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और ये अब उत्तराखंड में एक बहुत अच्छा बहुत इंस्टीट्यूट है। अच्छा इंस्टीट्यूट है। आपकी एक रिसर्च थी, मैं इसके बारे में पढ़ रहा था और बड़ा ही मुझे यूनिक सा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट्स इन हिमालयन बेल्ट, अ स्टडी ऑन पैटर्न्स, डेमोग्राफिक्स एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल अटैक विक्टिम्स। तो क्या इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि एनिमल अटैक विक्टिम्स के बारे में क्यों स्टडी और क्या ये इससे रिलेटेड है? देखिए, ये जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, ये उत्तराखंड का बड़ा पेक्यूलियर ट्रॉमा है और उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों का। ये वाइल्ड लाइफ ही थी, इसमें ह्यूमंस ने इंक्रोच किया है। आज भी जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम जानवरों की भूमि पे कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये इनएविटेबल है, ये कॉन्फ्लिक्ट होना ही था। उसी कॉन्फ्लिक्ट में कई बार होता है कि भालू ने अटैक कर दिया, लेपर्ड ने अटैक कर दिया, या हाथी आपके घर में घुस आया या आपकी गली, जो कि हमारे ऋषिकेश या ऐसे आसपास के क्षेत्रों में बड़ा कॉमन है। ऋषिकेश हरिद्वार में तो बहुत ही बड़ा कॉमन है। ये बाकी कंट्री में नहीं हो रहा है। अच्छा। तो ये बड़ा हमें पेक्यूलियर लगा और इसके ऊपर स्टडीज देखी तो बहुत ज्यादा स्टडीज कंट्री में नहीं है। ऐसे पेशेंट्स को कैसे डील किया जाए, इनको कैसे टाइमली केयर दी जाए, इनका रिहेबिलिटेशन कैसे हो, सर्जिकल प्रोसीजर्स कैसे हो। तो हमने अपना एक्सपीरियंस जो जितना था वो साझा किया एक पेपर के माध्यम से और प्रयास किया कि बाकी लोग जो हैं जिनके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं वो हमारे अनुभव, हम उनसे अनुभव साझा कर सकें और मरीजों की अच्छी देखभाल हो सके। तो अभी भी मतलब यहाँ पे एनिमल अटैक्स के लगभग कितने केसेस आ रहे होंगे आपके पास? प्रति हफ्ते हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। हर हफ्ते हमारे पास कुछ ना कुछ पेशेंट्स एनिमल अटैक के आते हैं। एनिमल अटैक के रहते हैं। आगे को लेकर अब क्या विजन है, आगे का मैं कहूँ फ्यूचर का क्या विजन है ट्रॉमा सेंटर का? और क्योंकि अगर हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें तो अब एक नई टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हर फील्ड में जुड़ रही है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कुछ ट्रॉमा सेंटर में रोल होने वाला है आगे चल के, या फिर अभी भी कुछ है, या इसको लेकर कुछ काम हो रहा है? देखिए, फ्यूचर तो है इंक्लूसिव ट्रॉमा सिस्टम। अच्छा, ये क्या है? इंक्लूसिव ट्रॉमा सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें प्री हॉस्पिटल केयर, यानी सड़क से लेकर हॉस्पिटल तक, इन हॉस्पिटल केयर यानी कि हॉस्पिटल के अंदर जो भी होता है, और रिहैबिलिटेशन और मरीज को न केवल फिजिकल रिहैबिलिटेशन कि भाई आर्टिफिशियल लिम्ब लग गया, बट मरीज को एक प्रोडक्टिव इंडिविजुअल की तरह सोसाइटी में लौटाना। यानी कि जैसे कि अगर कोई गार्ड है, किसी बिल्डिंग का गार्ड है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो गार्ड तो नहीं रह सकता, लेकिन उसको किस तरीके से एक वोकेशनल कोर्स के लिए हम सबल बना पाए, एक ऑल्टरनेटिव जो जॉब है उसके लिए सबल बना पाए कि सोसाइटी में प्रोडक्टिव हो। अदरवाइज तो उसका परिवार गरीबी की रेखा से नीचे चला जाएगा, कमाने वाला वो अकेला था। तो इस पे भी हमारा प्रयास है। तो इंक्लूसिव ट्रॉमा सिस्टम जो है हमारा, जो SRHC है, स्टेट रिसोर्स हेल्थ सेंटर है जो है, उसका पहला प्रोजेक्ट अडॉप्ट हो चुका है, जिसमें एम्स ऋषिकेश का प्लानिंग में उसके इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन हमारे उत्तराखंड स्टेट में कंट्री का फर्स्ट इंक्लूसिव ट्रॉमा सिस्टम तैयार होगा, जो कि पूरे देश के लिए रोल मॉडल बनेगा। मतलब सब लोग, पूरी सोसाइटी, मैं कहूँगा कि मिलके एक जान बचाने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए काम करेगी। उसको लेकर आप लोगों का विजन है आगे को लेकर। अब आप AI की बात कर रहे हैं। हाँ, तो AI का खाली ट्रॉमा में नहीं, हर जगह ही यूज होगा। मेडिकल क्षेत्र में तो खासतौर पे बहुत ज्यादा यूज होगा, स्पेशली उन जगहों पे जहां पे ट्रेंड लोग नहीं है। एक्सरेज आप AI से आराम से पढ़ सकते हैं। ECGs अब AI बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने लगा है। CT स्कैन AI बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने लगा है। हम लोग ट्रॉमा में पेशेंट का ट्रियाज करते हैं। अभी हम एक एल्गोरिथम डेवलप कर रहे हैं हेली के लिए, जिसमें कि वो लोग जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, पेशेंट की डिटेल्स डालेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि अर्जेंट है, लाइफ थ्रेटनिंग है, कि कैसा है। तो इन सब क्षेत्रों में AI का यूज हो रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट में है और हमारे ट्रॉमा सेंटर ही उसको देख रेख कर रहा है, उसमें AI का यूज हम लोग कर रहे हैं। तो बहुत क्षेत्रों में AI का काम चल रहा है बहुत, और आगे चल के मुझे लगता है और ज़्यादा बढ़ने भी वाला है। अलग अलग चीज़ों में धीरे धीरे इसका वो भी होने वाला है। मैं एक और सवाल मेरा, आप चाहे इसे आखिरी सवाल समझे, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि हमें कई बार ट्रॉमा में ही, और ये सब भी सुनने को मिला है कि बेंगलोर से मुंबई या फिर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हार्ट को फटाफट पहुंचाया गया, आधे घंटे के अंदर एक ग्रीन कॉरिडोर दिया गया। उसके लिए क्या अभी एम्स तैयार है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा कहा। जो हम ऑर्गन डोनेशन की बात कर रहे हैं या ऑर्गन्स को हम एक ग्रीन कॉरिडोर द्वारा शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, ये ज़्यादातर ट्रॉमा के पेशेंट्स होते हैं। क्योंकि ट्रॉमा के पेशेंट्स में अभी इन्फेक्शन नहीं होता है। ज़्यादातर यंग पेशेंट्स होते हैं जो ब्रेन डेड हो जाते हैं, तो उनके ऑर्गन्स हेल्दी हैं, सिर्फ उनका दिमाग
डेड हो चुका है। तो हम एम्स ऋषिकेश इसके लिए पूरी तरीके से सजग है। हमारी हेली इमरजेंसी सर्विसेज शुरू होते के टाइम ही उसकी गाइडलाइंस में हमने इसे इंक्लूड किया था, क्योंकि हेली के द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बनाना बड़ा आसान है रादर देन सड़क के द्वारा बनाना। और जैसे ही सोटो की स्थापना होती है, सोटो अच्छी तरीके से फंक्शनल होना शुरू होता है, जो कि स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि सबको गवर्न करती है। एम्स ऋषिकेश उसके लिए पूरी तरह तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है आगे चल के। तो साथियों, ये पूरा जो बातचीत थी हमारी आज डॉक्टर साहब के साथ, वो इस पे आधारित थी कि ट्रॉमा की एक ऐसी स्थिति, जबकि आदमी सुबह अपने घर से निकला है, अचानक से बैठा है, कुछ भी काम कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। एक बहुत ही यंग एज, जो कि डेलीज की बात इन्होंने बताई सर ने हमें, कि एक औसतन आयु भी उत्तराखंड में एक युवा अपनी पूरी नहीं कर पा रहा है, या तो एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा दे रहा है, या किसी डिजास्टर में, या किसी एनिमल कन्फ्लिक्ट में वो अपनी जान गंवा दे रहा है। तो उनको बचाने के लिए, उसके आंकड़े को बदलने के लिए, समाज में उसको सुधार लाने के लिए कैसे एम्स ऋषिकेश में ट्रॉमा सेंटर को शुरू किया गया, उस पर काम किया गया। और आज उत्तराखंड का ही नहीं, पूरे जो उन्होंने बताया चाइना बॉर्डर से लेके और दिल्ली तक जो है एक लेवल 1 का ट्रॉमा सेंटर ऋषिकेश एम्स में चलाया जा रहा है। और भारत की स्पेशलाइज्ड हेली एम्बुलेंस सर्विसेज, जो कि हर तरह की कंडीशन के लिए तैयार है, ना कि एक एम्बुलेंस है बल्कि एक अपने आप में ही प्री मेडिकल एक पूरा सिस्टम है। पेशेंट को हर तरीके से मदद देने के लिए वहीं पे पहुंच के डॉक्टर्स की टीम वहीं जाके उसे जो प्राइमरी मेडिकल जो सर्विसेज देनी है उसके लिए तैयार है। तो उसको लेकर हमारी डॉक्टर साहब से आज बातचीत हुई। सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत नई नई चीजें पता लगती है ना, जो हमें, क्योंकि बाहर रह के जब हम सिस्टम में नहीं होते ना, सिस्टम से बाहर होते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि आखिर में ये सब चीजें काम कैसे कर रही हैं। नहीं, आपके माध्यम से अवेयरनेस कॉमन पब्लिक तक पहुंचे, हमारी उत्तराखंड की पब्लिक तक पहुंचे, आसपास के उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश लोगों पर, लोग इससे ज्यादा सुविधा उठाएं। तो इसमें मुझे लगता है कि आपका ये पॉडकास्ट बहुत मदद देने वाला है। बिल्कुल देगा सर, और हम इसके लिए खुद भी हम लोग सजग रहेंगे। तो आप लोगों को ये पॉडकास्ट कैसा लगा उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।